तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने बीएसटीसी एग्जाम 2026 की शिक्षण अभिरुचि की इस क्लास में, जिसमें आज हम मॉडल पेपर करने वाले हैं, जिसमें वो आपके जो नए वाले प्रश्न हैं उनको वो करेंगे। और इसमें आपको फ्री बैच है, कोई भी प्रकार का शुल्क है वो आपको नहीं देना है। और ये एग्जाम की गारंटी है कि 101% है वो आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए, नए पैटर्न पर है, नए बदलने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अंत में बताना कि आपके कितने सही होते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। यानी जो बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषण, साक्षात्कार, समाजमिति या फिर प्रश्नावली। यानी जो बालक है उस बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? चारों ऑप्शन पढ़ के आपको सटीक आंसर है वो कमेंट करना है। तो बालक के व्यक्तित्व के जो मापन की जो सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि होगी वो वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है ना? वो वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। तो जो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समाजमिति, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका राइट आंसर कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं। यानी एक कोई भी प्रतिभाशाली बालक है उसकी आप सहायता कैसे कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है उसे अधिक पुस्तकें देकर, दूसरा है अधिक समय देकर, परामर्श देकर या फिर संबंधित अधिगम अनुभव देकर। यानी एक कोई भी प्रतिभाशाली बालक है तो उसकी आप सहायता कैसे कर सकते हैं? तो बिल्कुल उसको है वो आप सहायता है वो संबंधित अधिगम अनुभव देकर है वो आप क्या करोगे, उसकी सहायता करना पसंद करोगे। तो आपका 4 ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। तीसरा, विकास के बारे में सही नहीं है। यानी जो विकास के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, उनमें से आपको इनमें से वो बताना है। तो विकास संचयी होता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। विकास जोखिम भरा होता है, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, सही नहीं है वो बताना है। पूर्व नियोज्य नहीं होता या फिर एकीकृत होता है। विकास के बारे में सही कथन कौन सा इनमें से नहीं है? तो बिल्कुल विकास पूर्व नियोज्य नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन 3 नंबर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न आप सभी के सामने है। 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम क्या है? 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया, ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया, रटने की प्रक्रिया या फिर पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया। यानी 6 से 11 वर्ष की जो आयु है उसके अधिगम क्या है? ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, रटने की प्रक्रिया है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। इसके बारे में आपको बताना है। क्या है अधिगम 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए? तो वो अधिगम क्या है, ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। चलिए पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने है। बालक का सामाजिक विकास का प्रारंभ होता है। बालक के जो सामाजिक विकास है उसका प्रारंभ होता है पूर्व शैशवावस्था में, विद्यालय पूर्व अवस्था में, पूर्व बाल्य अवस्था में या फिर उत्तर बाल्य अवस्था में। यानी बालक का सामाजिक विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है, इनमें से आपको राइट आंसर देना है। तो बिल्कुल बालक का जो सामाजिक विकास है उसका आरंभ है वो पूर्व बाल्य अवस्था में क्या हो जाता है, वो शुरू हो जाता है। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है तत्परता के नियम का, अभ्यास के नियम का, प्रभाव के नियम का या फिर अभिवृत्ति के नियम का। यानी जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है किस नियम का उपयोग कर रहा है? तत्परता के नियम का उपयोग कर रहा है, अभ्यास के नियम का उपयोग कर रहा है, प्रभाव के नियम का उपयोग कर रहा है, अभिवृत्ति के रूप में नियम का वो प्रयोग कर रहा है। तो कौन से नियम का है वो उपयोग कर रहा है वो आपको बताना है। तो जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह किसका उपयोग करता है? तो वह उपयोग करता है प्रभाव के नियम का। ठीक है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्यारा सा 7वां प्रश्न है। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, सरल होना चाहिए, एक तरफा होना चाहिए, संवाद मूलक होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए। तो कक्षा कक्ष शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए, संवाद मूलक होना चाहिए। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 8वां। किसकी पुस्तक में किशोरावस्था एक नया जन्म है ये छपा था? इन किस विद्वान की पुस्तक थी जिसमें छपा था कि किशोरावस्था एक नया जन्म है? शिपमैन की,
स्मिथ की, एरिक्सन की या फिर स्टैनले हॉल की? किसकी पुस्तक में छिपा था कि किशोरावस्था एक नया जन्म है? तो वो थी स्टैनले हॉल की। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, ये कथन किसने कहा था कि दो बालक हैं उनमें समान मानसिक योग्यता नहीं होती है? ये कथन किसने दिया था? क्रो एवं क्रो ने, स्मिथ ने, पियाजे ने या फिर हार्लॉक ने? इन चारों ऑप्शन में से आपको आंसर देना है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था आपका हार्लॉक ने, है ना। तो 4 नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न आप सभी के सामने है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं, व्यक्तिगत यानी व्यक्तियों में जो भिन्नता पाई जाती है उस भिन्नता के क्या कारक होते हैं? सामाजिक आर्थिक होते हैं, वंशागत या वातावरण होते हैं, संवेगात्मक व व्यक्तिगत होते हैं या फिर वंशागत होते हैं? व्यक्तियों में जो विभिन्न प्रकार की जो भिन्नता पाई जाती है उसके कारक कौन से होंगे? तो वंशागत और क्या हो जाएगा, वातावरण। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 11वां, कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? याद रखना, कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है पूछा है। प्यास, भूख, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, यानी कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? पीछे क्या लगा हुआ है कि नहीं है, उदाहरण नहीं है वो बताना, उदाहरण है नहीं, उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। तो प्रतिष्ठा है वो क्या होगा, प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न आप सभी के सामने है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम या फिर अंतक्रिया? यानी जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? शिक्षक होता है, छात्र होता है, पाठ्यक्रम होता है या फिर अंतक्रिया होती है? इनमें से आपको एक आंसर देना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो कौन होता है? छात्र होता है, आपको याद रखना है। तो 2 नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए 13वां प्रश्न आप सभी के सामने है, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रेणी बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी जो श्रेणी है वो बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रेवेन थे, बीने थे, वैक्सलर थे या फिर स्पेयरमैन थे? इनमें से आपको एक आंसर है वो आपको कमेंट कर देना है कि बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रेणी बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके बीने, बी ऑप्शन, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न आप सभी के सामने है, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? यानी मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था है वो प्रारंभ होती है? पहला ऑप्शन है स्थूल कार्यात्मक, संवेदनात्मक, औपचारिक कार्यात्मक या फिर पूर्व कार्यात्मक। यानी मनोवैज्ञानिक जो पियाजे हैं उनके अनुसार जो किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था है वो आपकी आरंभ होती है? तो वो होती है औपचारिक कार्यात्मक, यानी आपका 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का सामने है, उसका नाम है सुमेलित करना है। बताइए सुमेलित नहीं है ये पूछा है आपको, इनमें से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है? तो पर्सनैलिटी एंड कल्चर, जो कल्चरल पैटर्न है ये प्लांट की पुस्तक है या प्लांट से संबंधित है? क्या ये बात सही है या नहीं है? तो देखिए ये बात क्या है, सत्य है। फिर एक कंडीशन ऑफ फॉर लर्निंग पुस्तक का संबंध कर्ट लेविन से है, क्या ये बात सही है, ये आपको बताना है। तीसरा ऑप्शन है परपोजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन, एडवर्ड टॉलमैन से संबंधित है ये, क्या ये एडवर्ड टॉलमैन से संबंधित है? तो बिल्कुल ये इनसे संबंधित है। फिर व्यवहार का सिद्धांत है वो CL हॉल ने दिया था, कि ये बात सत्य है? बिल्कुल ये बात भी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। तो कंडीशन ऑफ लर्निंग एक पुस्तक है, तो ये कर्ट लेविन से संबंधित क्या है, नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न आप सभी के सामने है, व्यक्तित्व क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, यानी व्यक्तित्व के क्रियात्मक परीक्षण कौन सा नहीं है? डेट्राइट परीक्षण, आर्मी बीटा, पिक्सर पीटरसन परीक्षण या पर पास एलॉन्ग परीक्षण, यानी व्यक्तित्व के क्रियात्मक परीक्षण इसमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो हो जाएगा आपका आर्मी बीटा। तो 2 नंबर आपका ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न आप सभी के सामने है कि सृजनात्मकता के संबंध में गलत कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि ये जन्मजात और अर्जित दोनों है, क्या ये बात सत्य है या गलत है? ये सृजनात्मकता है वो जन्मजात है और अर्जित है, तो बिल्कुल ये बात क्या है,
सत्य है। दूसरा ऑप्शन है औपचारिक चिंतन की इसमें प्रक्रिया होती है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ये बात भी क्या हो जाएगी? सत्य है। फिर है प्रक्रिया व परिणाम इसमें दोनों होते हैं, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल, ये बात भी इसमें क्या हो जाएगी? सत्य है। अभिचारी चिंतन की प्रक्रिया इसमें होती है, क्या ये बात सत्य है? नहीं, क्योंकि सृजनात्मकता का देखिए ये जन्मजात है, अर्जित है, ये बात सत्य है। इसमें औपचारिक चिंतन की प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया और परिणाम इसमें दोनों होते हैं, और ये अभिचारी चिंतन की प्रक्रिया है, ये बात क्या है? गलत है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आप सभी के सामने है। एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, ये क्या है? संज्ञानात्मक उसकी योग्यता है, माता पिता से प्रभावित है, वो उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा उसके अंतर्गत है, या फिर उपयुक्त सभी। इसमें आप है वो क्या करते हैं, कोई स्टूडेंट है वो क्या होते हैं? दो का खा जाते हैं। उपयुक्त सभी का ऑप्शन आता है, जो सारा उपयुक्त सभी है वो सबसे सत्य नहीं होते, पहली बात तो आपको ये याद रखना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो उपयुक्त सभी का ऑप्शन है वो दिया होता है। तो पहले क्वेश्चन को समझना है कि एक बालिका परीक्षा में मेहनत कर रही है, तो क्या है उसकी संज्ञानात्मक योग्यता है, क्या वो माता पिता से प्रभावित है, उसे उच्च उपलब्धि की अभिप्रेरणा है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो देखिए एक बालिका परीक्षा में मेहनत कर रही है, क्यों कहती है कि उच्च उपलब्धि हासिल करनी है, उसके अंदर क्या है? उच्च उपलब्धि की क्या है? अभिप्रेरणा है। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न आप सभी के सामने है कि शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट का संबंध है। शिक्षा बिना बोझ के ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का वो संबंध किससे है? RTE 2009, NCF 2005, या फिर कोठारी आयोग से, या फिर मुदालियर आयोग से। शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट का संबंध किससे है? ये आपका इसका संबंध है NCF 2005 से, यानी आपका 2 ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न आप सभी के सामने है कि क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता कौन सी है? इनमें से क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता बतानी है। पहला है विद्यालय कार्य प्रणाली का अध्ययन, या फिर दूसरा अध्यापक कार्य प्रणाली का अध्ययन, या फिर न्याय संगत कक्षा कक्ष होता है, या उपयुक्त सभी है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता इनमें से कौन कौन सी है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है कि इसमें विद्यालय कार्य प्रणाली का अध्ययन होता है, अध्यापक की कार्य प्रणाली का अध्ययन होता है, न्याय संगत कक्षा कक्ष होता है, और उपयुक्त सभी सत्य है। तो बिल्कुल राइट है कि इसमें क्या है? ये सारी विशेषता किसकी है? क्रियात्मक अनुसंधान की है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने 21वां प्रश्न है कि परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जाए तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर ना होकर समानता हो, वह क्या है? व्यापकता है, वैधता है, विभेदीकरण है, या फिर विश्वसनीयता है। यानी परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जाए तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर ना हो कर क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। तो वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका विश्वसनीयता। क्या कहलाती है? विश्वसनीयता कहलाती है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि RTE 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है, क्या नहीं है? प्रति सप्ताह 45 मिनट का कालांश, निजी शिक्षण करवाना, स्कूल में नियमित रूप से आना, या सरकार के प्रशिक्षण में भाग लेना। यानी RTE 2009 में शिक्षक का दायित्व कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो वो है निजी शिक्षण करवाना है, उसका दायित्व नहीं है। तो 2 ऑप्शन आपका नंबर है, 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि CCE की विशेषता कौन सी नहीं है, ये आपको बतानी है। CCE की विशेषता कौन सी नहीं है? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक आंकलन, पोर्टफोलियो फाइल, या फिर पाठ्य पुस्तक विधि। इनमें CCE की विशेषता कौन सी नहीं है? तो बिल्कुल पाठ्य पुस्तक विधि है वो CCE की विशेषता नहीं है। तो CCE की विशेषता कौन सी है? योगात्मक मूल्यांकन है, रचनात्मक मूल्यांकन है, बिल्कुल, और पोर्टफोलियो फाइल, ये तीनों ही इसकी क्या है? विशेषता है, और पाठ्य पुस्तक विधि इसकी विशेषता नहीं है। तो 4 नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं यही एंड, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए। थैंक यू।